Hello students, in this video we will continue further with solid state. So up till now we have looked at three types of crystalline solids. हम लोगों ने molecular solids के बारे में पढ़ा, ionic solids के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने उसके बाद metallic solids के बारे में भी we analyzed metallic solids. Now we will start off with covalent solids. Now when I say covalent solids के केस में क्या होता है कि ये जो different constituent particles होता है, इन अलग अलग constituent particles के बीच में there is a proper covalent bond. ये proper इस तरह से bond होता है, ये dotted नहीं sorry, there is a proper covalent bond. हम लोगों ने जब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पढ़े थे तो मैंने आपको कहा था कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में ऐसा प्रॉपर बॉन्ड नहीं होता. देयर इज आइदर वैन डर वाल्स फोर्स या फिर देयर इज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन या फिर देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट इस तरह से प्रॉपर कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता. बट व्हेन वी टॉक ऑफ कोवैलेंट सॉलिड्स को नेटवर्क सॉलिड्स भी कहा जाता है. एंड इन नेटवर्क सॉलिड्स के अंदर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, दीज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव covalent bonds between them. Now, due to these covalent bonds, these solids, network solids, are very, very strong. They are very strong and hard. Okay. Most of them have got very high melting point. And the best example is diamond. डायमंड के केस में क्या होता है, डायमंड के केस में हर एक कार्बन एटम जो होता है इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. व्हेन आई से इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इट इज अटैच्ड टू 1 2 3 4 मोर कार्बन एटम्स. इफ यू लुक एट दिस कार्बन एटम, इवन दिस शुड फॉर्म 4 बॉन्ड्स, 2 3 4. सो इस तरह से इवन दिस विल फॉर्म 4 बॉन्ड्स, 1 2 3, दिस विल फॉर्म 4 बॉन्ड्स, 1 2 3. तो इस तरह से ऐसा जायंट बड़ा नेटवर्क बनता जाता है. ह्यूज जायंट नेटवर्क इज फॉर्म. अच्छा, ऑब्वियसली एंड के जो कार्बन एटम्स होंगे, एंड के कार्बन एटम्स ऐसे होंगे कि उनकी सारी वैलेंसीज सेटिस्फाई नहीं होंगी. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सी, हर एक कार्बन एटम जो है इट शुड फॉर्म 4 बॉन्ड, सो 1 2 3 4. सो बल्क के अंदर या जो बीच वाले सारे कार्बन एटम्स है दे विल फॉर्म 4 बॉन्ड्स. बट कहीं ना कहीं पे ये स्ट्रक्चर को एंड होना है ना. मान लो ये आपका डायमंड है, दिस इज अ डायमंड, तो कहीं ना कहीं पे ये स्ट्रक्चर एंड होना ही है. सो यहाँ पे अगर जो ये एंड वाला कार्बन एटम आप देखोगे तो इट इज फॉर्मिंग ओनली 1 बॉन्ड और मे बी 2 3, बट इसका चौथा बॉन्ड जो है वो चौथा बॉन्ड बन ही नहीं रहा है ना यहाँ पे. तो ऐसे बॉन्ड को कहा जाता है डैंगलिंग बॉन्ड. सो नेटवर्क सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, बिकॉज ये जो एंड पे सारे एटम्स होता है इनकी कोई कोई वैलेंसीज जो होती है वो अनफुलफिल्ड होती है. जैसे ये कार्बन एटम 1 2 3 वैलेंसीज तो फुलफिल हो रही है, बट ये चौथी वाली वैलेंसी है ये बॉन्ड बना ही नहीं पा रही है. तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है, या यहाँ ये खुला बॉन्ड है ना, यहाँ पे कोई बॉन्ड ही नहीं है बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी एटम ओवर हियर. सो दिस फोर्थ वैलेंसी इज कॉल्ड एज अ डैंगलिंग बॉन्ड. ओके, now dangling bond is not very important. What is important is this entire, ये जो structure है बीच वाला, that is important. अब आप खुद ही imagine करो, आपको इसको melt करना हो तो melt करने के लिए आपको इन atoms को, diamond is nothing but carbon, so इन carbon atoms को आपको separate करना होगा. हाँ, separate करने के लिए आपको ये bonds break करने पड़ेंगे ना, 1 2 3 4. आप समझ रहे हो कितने सारे bonds आपको break करने पड़ेंगे. अब इतने बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी. सो यू विल नीड अ वेरी वेरी हाई टेम्परेचर. सो दैट इज वाई वी से दैट दीज कोवैलेंट सॉलिड्स दे हैव गॉट अ वेरी वेरी हाई टेम्परेचर. इनका जो टेम्परेचर होता है दैट इज एक्सट्रीमली हाई. ठीक है, ओके. देर आर मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस, जैसे सिलिका SiO2. फिर इसके बाद आता है SiC सिलिकॉन कार्बाइड, फिर ALN एल्यूमिनियम नाइट्राइड, डायमंड, ग्राफाइट. So these are all examples of network solids, okay, covalent solids.
अच्छा, ना यहाँ पे हम लोग स्पेशली तीन टाइप के सॉलिड्स, मतलब कोवैलेंट सॉलिड्स के अंदर तीन एग्जांपल्स पे हम लोग थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे. One is diamond, second one is graphite, and third one is something called as fullerene. Okay. Now diamond तो आपने देखा ही है, हर एक कार्बन एटम. So if this is diamond, every carbon atom is attached to 4 more carbon atoms and each carbon atom is sp3 hybridized. ठीक है. Okay. Now diamond is very very strong, yeah, very hard. Obviously it has got a high melting point. Okay, it has got a very high melting point. Fine. उसके बाद नेक्स्ट जो देखते हैं दैट इज ग्राफाइट. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ग्राफाइट. ग्राफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ग्राफाइट हैज गॉट अ लेयर स्ट्रक्चर. ओके, ओके. लेयर स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि ये इस तरह से लेयर्स, ये it forms a hexagonal ring. So now this will form a hexagonal ring. So इस तरह से ये hexagonal rings, मतलब किसी भी एक लेयर में बहुत सारे ऐसे hexagonal rings बनते जाते हैं. I'll do one thing, यहाँ पे ये वापस बनाता हूँ. ये इस तरह से. सो यू हैव अ प्लेनर रिंग. ओके, एंड उस प्लेन में ऐसे बहुत सारे 6 मेंबर्ड रिंग्स बनते जाते हैं. एंड 6 मेंबर्ड रिंग्स में आप देखोगे कि हर एक कार्बन एटम जो है इट इज अटैच टू 1, 2, 3 more carbon atoms. But we know that every carbon atom has got 4 electrons around with 4 valence electrons. ना, it should form 4 bonds. तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है हर एक कार्बन एटम का, 3 इलेक्ट्रॉन्स तो 3 प्रॉपर कोवैलेंट, ये सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है. फोर्थ जो होता है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, नाउ ये नेबरिंग एटम्स के साथ पाई बॉन्ड बनाता है एंड दिस इज फ्री टू मूव. सो दिस इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, कैन बी डीलोकलाइज्ड. नाउ बिकॉज इट इज फ्री टू मूव, सो इस कोई भी एक प्लेन में, सो लेट मी ड्रॉ दिस, ये एक प्लेन हुआ. ओके, एंड इस प्लेन में इस तरह से 6 मेंबर्ड रिंग्स है. मान लो ये ऐसे 6 मेंबर्ड रिंग्स है विच आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर. ये इस तरह से 6 मेंबर्ड रिंग्स है. नाउ यहाँ पे ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, दिस कैन मूव ओवर द एंटायर रिंग. ये एंटायर प्लेन, ये एंटायर प्लेन में ये मूव कर सकता है. तो हर एक कार्बन एटम में ये एक ऐसा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि हर एक कार्बन एटम 3 ही बॉन्ड बना रहा है. सो देयर आर मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स which can move in the plane. So that is why graphite is a good conductor due to these delocalized electrons. ठीक है, so graphite is a good conductor. Yes, good conductor. अच्छा, ये तो मैंने एक लेयर की बात की, बट ये तो 2 डायमेंशनल हुआ. ग्राफाइट का प्रॉपर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है. तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर किस तरह से होता है कि ऐसे और एक लेयर होगी, ऐसे मान लो और एक लेयर होगी. नाउ इन 2 लेयर्स के बीच में, सो इस सेकेंड लेयर में भी इसी तरह से 6 मेंबर्ड रिंग्स होंगी. यहाँ पे भी देयर वुड बी, हर एक लेयर के अंदर ऐसे 6 मेंबर्ड रिंग्स होती है. ओके, एंड देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच कैन मूव ओवर दिस एंटायर प्लेन. ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर सकते हैं. बट इन 2 प्लेन्स के बीच में जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज अ वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दिस इज वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. नाउ ड्यू टू दिस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि यू कैन इजीली ब्रेक दिस, दिस कैन बी इजीली ब्रोकन. अब बिकॉज दिस कैन बी इजीली ब्रोकन, आप खुद ही इमेजिन करो, ये 2 लेयर्स है, एक नीचे वाला हाथ एक लेयर हुआ, एक ऊपर वाला हाथ एक लेयर हुआ. अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो आप आराम से ऐसे ये इनके बीच के बॉन्ड्स ब्रेक करके लेयर्स को मूव कर सकते हो ना.
लेयर्स को मूव कर सकते हैं, तो ये जो ग्राफाइट है ये लूब्रिकेंट की तरह भी वर्क कर सकता है, कैन बी यूज्ड एज लूब्रिकेंट, as can be used as lubricant. ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे जो कंडक्शन है आपको ये याद रखना है कि कंडक्शन इज अलोंग द प्लेन, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप नहीं कर सकता, इट कैन नॉट जंप फ्रॉम वन प्लेन टू अनदर प्लेन, इट कैन ओनली मूव अलोंग द प्लेन, सो इज अ गुड कंडक्टर अलोंग it's along the plane. Okay, fine. Now ये normally जो आपका ग्राफाइट होता है, it is soft, it is not very hard. डायमंड की तरह बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता ये। एंड यहाँ पे जो हर एक कार्बन एटम है, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग 3 सिग्मा बॉन्ड्स, एवरी कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, सो आई होप आपको ग्राफाइट के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ चुका है। ठीक है, डायमंड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि फ्री चार्जेस है ही नहीं। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अच्छा, एंड ग्राफाइट जो होता है, ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, द थर्ड टाइप ऑफ अ स्ट्रक्चर इज बेसिकली फुलरिंग। सो दीज आर 3 अलॉट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। मैंने आपको अलॉट्रॉप प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अलॉट्रॉप क्या होता है? इट इज बेसिकली सेम एलिमेंट और सेम कंपाउंड विच हैज गॉट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, उसको हम लोग अलॉट्रॉप ही कहता है। सो आप देख रहे हो कार्बन के 3 स्ट्रक्चर्स है, एक है डायमंड, दूसरा है ग्राफाइट एंड तीसरा है फुलरीन। ना फुलरिन ये बहुत ही रिसेंटली डिस्कवर्ड है। डिस्कवर्ड कहूंगा या फिर मैं ये कहूंगा कि इट इज प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरीज। सो फुलरिन में एक व्हाट डू यू से, फुलरिन के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना, ये फुटबॉल की तरह होता है। ओके, फुटबॉल की तरह होता है, मतलब यू हैव दिस स्पीयर एंड मान लो ये ऐसा स्पीयर है। ओके, हॉलो स्पीयर है। सो फुटबॉल आपने देखा है, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट पैचेस होता है, तो उसी तरह से यहाँ पे 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड रिंग्स होता है। सो यू हैव अ 6 मेंबर्ड रिंग, देन यू विल हैव अ 5 मेंबर्ड रिंग, देन दिस विल बी अटैच्ड टू अ 6 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग। सो इस तरह से ये 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड रिंग का कॉम्बिनेशन होता है, इसको कहा जाता है फुलरीन। यहाँ पे भी हर एक कार्बन एटम जो होता है, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सो C60, अच्छा, इट इज वन ऑफ द फुलरेंस। इसको बकबॉल, बकमिंस्टर, मैं नाम भूल जाता हूँ इसका, आई गेस इट इज बकमिंस्टर फुलरीन। ओके, so यहाँ पे you have to remember each carbon atom is sp2 hybridized. It is also a good conductor of electricity. So I hope now you have understood that there are 4 different types of solids. Okay, and network solids क्या होता है या covalent solids क्या होता है, ये आपको समझ में आया। प्लीज रीड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो जो एग्जाम्पल्स है, वो उन एग्जाम्पल्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ो आप लोग। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली व्हेन वी टॉक ऑफ आइस, ओके, आइस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। आइस इज सॉलिड H2O, इट इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, ना यहाँ पे ऑक्सीजन एटम हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यू वुड हैव H, then you have one lone pair on this side and you will have one lone pair on this side. Okay, now
अब क्या होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह से होती है, H, let's say H. सो इस ऑक्सीजन एंड इस हाइड्रोजन के बीच में इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. So now you can see that every oxygen atom will be attached to two hydrogen atoms through covalent bond. ये सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो ये दो आपके कोवैलेंट बॉन्ड्स हुए, and it is attached to one hydrogen atom over here and one hydrogen atom over here through hydrogen bonding. So these are your two hydrogen bonds. सो आपको ये याद रखना है कि आइस के स्ट्रक्चर में क्या होता है. आइस के स्ट्रक्चर में ईच ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन एटम्स, जहां पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एटम्स आर कोवैलेंटली बॉन्डेड एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स आर बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डेड टू दिस ऑक्सीजन एटम. ओके, नाउ इट हैज गॉट अ ओपन केज स्ट्रक्चर. ओपन केज स्ट्रक्चर के वजह से क्या होता है कि जैसे ही वाटर आइस में कन्वर्ट होता है, व्हेन वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस, H2O मॉलिक्यूल्स जो पहले वाटर के केस में पास पास में थे, वो जब आइस में कन्वर्ट होते हैं तो आइस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है. तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स वर इनिशियली क्लोज टू ईच अदर, ये थोड़े दूर हो जाता है. एंड जैसे ही ये थोड़े दूर हो जाते हैं, यू कैन सी दैट यहाँ पे गैप क्रिएट हो जाती है, एयर गैप क्रिएट हो जाती है. सो आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, एंड जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा, डेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी. सो दैट इज वाई व्हेन वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस, वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड डेंसिटी डिक्रीजेस. नॉर्मली हमेशा इसका उल्टा होता है. व्हेनेवर सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू whenever liquid is converted, sorry, this is liquid. Whenever liquid is converted into solid, volume should decrease. But water और ice के केस में उल्टा होता है. Whenever liquid is converted into solid, volume जो है वो increase हो जाता है. And इसलिए density of ice is less than water, and that is why ice floats on water. ठीक है. So I hope you have understood what are covalent solids now. What is the structure of ice? We will go on to the next part now, the very very important part, that is something called as unit cell. Okay, now when I say unit cell क्या होता है? See, हर एक crystalline solid जो होता है, हर एक crystalline solid has got a regular arrangement. Okay, regular arrangement of atoms. Okay, so unit cell क्या होता है? Let's say if this is your big crystalline solid, ये इतने बड़े crystalline solid को अगर जो आप एनालाइज करने जाओगे तो आपको रियलाइज होगा कि इट हैज गॉट अ रिपीटिंग पैटर्न. उसमें ना पैटर्न रिपीट होती रहती है. जैसे ये मान लो कि एक पैटर्न है, तो ऐसी ही पैटर्न हर जगह पे शायद रिपीट हो रही होगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप वॉल को देखते हो, तो वॉल ये ब्रिक से बना हुआ है. प्लास्टर करने से पहले आपका जो वॉल है, वॉल आपको बस ऐसे ब्रिक्स के फॉर्म में दिखाई देता है ना. सो ये ब्रिक्स है जो हर जगह रिपीट हो रहा है. मतलब पहले आप एक लाइन लगाते हो, फिर उसके ऊपर आप और लाइन्स लगाते जाते हो. सो इस तरह से एक पैटर्न जो है वो रिपीट होता जाता है. तो यहाँ पे ब्रिक जो है, वन ब्रिक, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट. ये सबसे छोटा यूनिट होता है. ओके, एंड इसी यूनिट को फिर हम लोग रिपीट करते जाता है. तो ये जो सबसे छोटा यूनिट होता है, इसी यूनिट को कहा जाता है यूनिट सेल. अब whenever you are studying crystalline solids, आपको पूरा crystalline solid पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. आपको बस यूनिट सेल को ही पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर जो आपको यूनिट सेल समझ में आता है तो यही पैटर्न जो है वो हर जगह पे रिपीट होने वाला है. सो दैट इज वाई व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू फोकस आवर attention on unit cell. So unit cell can be defined as the smallest, okay, I'll say pattern or arrangement which is repeated throughout the crystal. सारे क्रिस्टल में ये ऐसा पैटर्न या अरेंजमेंट जो होता है वो रिपीट होता है. ओके,
फाइन। यूनिट सेल जो होता है, ये यूनिट सेल कितने टाइप्स के हो सकता है? सो बेसिकली टू अंडरस्टैंड दिस, ओके, लेट्स कंसिडर अ क्यूब। ओके, ना अगर जो आप इस क्यूब के अंदर देखोगे तो पहले तो इस क्यूब को अच्छे से देखता है। ओके, तीन डायमेंशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेंथ, breadth and height. So let me call this as x, this as y, this is z. And because there are three dimensions which are important, there are three angles which are created, one between x and z, second one is between x and y, तो ये हुआ एक, ये x and z के बीच का हुआ, and y and z के बीच का एंगल, ये z है and ये y है, इनके बीच में यहाँ पे ये जो एंगल क्रिएट होता है वो, so alpha, beta, gamma. So whenever we talk of a cube has got three dimensions, x, y and z, and three angles, alpha, beta and gamma. Now in case of cube, alpha, beta and gamma all are equal and they are equal to 90 degrees. And cube के केस में सारे sides equal होते हैं, तो x is equal to y is equal to z. तो cubic structure जो हुआ, this is one type of, there is the, I'll say यूनिट सेल जो होता है, ये यूनिट सेल की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है। सो उनमें से एक पॉसिबिलिटी इज अ क्यूबिक स्ट्रक्चर, एंड क्यूबिक स्ट्रक्चर में यू हैव एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। नाउ जरूरी नहीं कि एक्स वाई एंड जेड इक्वल हो, एक्स एंड वाई इक्वल हो सकते हैं बट जेड डिफरेंट हो सकता है। सो आप ऐसा इमेजिन करो, एक लंबा क्यूब है, सो जैसे ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर, ये आया समझ में आपको? एक्स एंड वाई आर इक्वल इन दिस केस बट जेड इज नॉट इक्वल, जेड बड़ा है, बट इन दिस केस ऑल एंगल्स आर 90 डिग्रीज अगेन। यू कैन ऑल्सो हैव दिस कॉम्बिनेशन जहाँ पे एक्स वाई एंड जेड आर डिफरेंट, अल्फा बीटा गामा आर डिफरेंट एंड कोई भी एंगल 90 डिग्रीज ना हो। तो ऐसे बहुत सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, राइट? सो बहुत सारे ऐसे क्रिस्टलाइन, क्या कहते हैं हम लोग, बहुत सारे क्रिस्टल्स को स्टडी किया गया एंड इवेंचुअली इट वाज फाउंड दैट कि सारे जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स 60 टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। देयर आर 7 पॉसिबल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। ओके, आई विल टेल देम व्हिच आर दोस क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक पार्ट है जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। सो क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर जहाँ पे ऑल लेंथ्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड दे आर इक्वल टू 90 डिग्रीज। फिर आता है टेट्रागोनल जहाँ पे 2 इक्वल होते हैं बट तीसरा अलग होता है, A is equal to B but that is not equal to C, बट सारे एंगल्स जो होते हैं, सारे एंगल्स 90 डिग्रीज होता है। ओके, सो जैसे ये हुआ यहाँ पे, इफ यू सी, ये जो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है वो यही है, A एंड B इक्वल है बट आपका ये जो C है दिस इज लॉन्गर, राइट, एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्रीज। तो ऐसे ना 7 तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। इन सारे स्ट्रक्चर्स की अपनी एक वो, हाउ डू यू डिफाइन, इनका डेफिनेशन है। सो ऑर्थोरोम्बिक में कोई भी इक्वल नहीं होता, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्रीज। हेक्सागोनल में 2 इक्वल होता है, तीसरा अनइक्वल होता है, 2 एंगल्स 90 डिग्रीज होते हैं, तीसरा 120 डिग्रीज होता है। सो इस तरह से इनके ये हर एक क्रिस्टल सिस्टम की अपनी एक प्रॉपर्टीज है। ओके, ना आपको क्या याद रखना है और क्या याद नहीं रखना है वो नॉर्मली ना आपको आइदर बोर्ड एग्जाम्स में ये लोग पूछ सकते हैं या फिर कभी कभार एंट्रेंस एग्जाम में ये लोग पूछते हैं। समटाइम्स दे आस्क यू एग्जाम्पल्स कि मान लो कि ये जैसे ये स्टैनिक ऑक्साइड है SnO2, SnO2 का कौन सा क्रिस्टल सिस्टम होता है? सो इट इज टेट्रागोनल। ग्राफाइट का कौन सा क्रिस्टल सिस्टम होता है? इट इज हेक्सागोनल। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर दिस टेबल। जितना याद रख सकते हो याद रखने की कोशिश करो।
नाउ यू कैन सी दैट हर एक जो क्रिस्टल सिस्टम है इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू फर्दर वेरिएशंस, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड. तो अगर जो आप इन सारे, सो क्यूबिक इज डिवाइडेड इनटू 3, टेट्रागोनल इज डिवाइडेड इनटू 2, ऑर्थोरोम्बिक मतलब इस टाइप के क्रिस्टल सिस्टम में और 1 2 3 4 ऐसे 4 और पॉसिबिलिटीज है. तो अगर जो आप टोटल काउंट करोगे कि टोटल कितने टाइप के यूनिट सेल्स पॉसिबल है, तो इन सबका जो टोटल होता है टोटल इज 14 बनता है. सो टोटल 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स आर पॉसिबल. टोटल 14 यूनिट सेल्स पॉसिबल होता है. सो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं एंड उन क्रिस्टल सिस्टम्स के अंदर के ये वेरिएशंस होते हैं. सो आप इन सब जब सारे वेरिएशंस को कंसिडर करोगे तो टोटल टाइप ऑफ यूनिट सेल्स दैट आर पॉसिबल आर 14. ओके, ना यहाँ पे आप नाम देख रहे हो प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड. ये क्या होता है वी विल लुक एट इट नाउ. ओके, now when you see over here every cube, let's talk about cube. okay, ये फिर बाकी क्रिस्टल सिस्टम्स के लिए भी एप्लीकेबल है. अब आप क्यूब देखोगे तो एवरी क्यूब हैज गॉट, क्यूब की ज्योमेट्री बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं. सो एवरी क्यूब हैज गॉट 1 2 3 4 5 6 7 8, so 8 corners. okay, there are 6 faces. okay, then there are how many edges? 1 2 edges मतलब ये लाइन. ओके, इनको एज कहा जाता है. सो 4 + 4 8 9 10 11 12, there are 12 edges. ओके, उसके बाद there is something called as फेस डायगनल. फेस डायगनल मतलब कोई भी एक फेस कंसिडर करो. जैसे आपने ये फेस कंसिडर किया ना, जब आप इस फेस के दो अपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो, ये जो लाइन होती है दिस बिकम्स योर फेस डायगनल. ना हर एक फेस पे देयर आर 2 फेस डायगनल्स पॉसिबल. एक ये एंड इन दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो ये. सो एवरी फेस हैज गॉट 2 फेस डायगनल्स. हमारे पास 6 फेसेस है तो कितने फेस डायगनल्स हो जाएंगे? यू विल हैव 12 फेस डायगनल्स. Okay. Now, similarly, when you talk about body diagonal क्या होता है? आप ना ये दो पॉइंट्स देखो. Now ये दो, these two are the 2 farthest points, right? क्यूब के अंदर ये सबसे दूर वाले पॉइंट्स हैं. अब जब आप इन दूर वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो ये जो लाइन होती है दिस बिकम्स योर बॉडी डायगनल. ऐसे कितने बॉडी डायगनल्स पॉसिबल है? सी 8 कॉर्नर्स है ना. इफ यू टेक 2 कॉर्नर्स एट अ टाइम तो इस तरह से. सो ये, फिर इसको आप इससे कनेक्ट कर दो, फिर ये पीछे वाले को इस आगे वाले से कनेक्ट कर दो 3, एंड इस आगे वाले को इस पीछे वाले से कनेक्ट कर दो. सो ऐसे 4 बॉडी डायगनल्स पॉसिबल है. 4 बॉडी डायगनल्स. अच्छा, नाउ क्यूबिक सेंटर क्या होता है? ये क्यूब का जो बीच वाला पॉइंट होता है उसको सेंटर ऑफ द क्यूब कहा जाता है. हर एक क्यूब में एक ही सेंटर होगा ना. सो इट हैज गॉट 1 क्यूबिक सेंटर. अच्छा, कितने फेस सेंटर्स पॉसिबल है? सी हर एक फेस का जो सेंटर पॉइंट होता है, जैसे ये 2 डायगनल्स जहां पे मीट करता है, दैट बिकम्स द फेस सेंटर. वो हर एक फेस का सेंटर होता है. नाउ 6 फेसेस है तो देर आर 6 फेस सेंटर्स पॉसिबल. ठीक है. नाउ ये जो क्रिस्टल सिस्टम्स है, मैंने आपको कहा था देर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स. हाँ, ये जो 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है, हर एक क्रिस्टल सिस्टम, इसको आप 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हो. आपने वो वर्ड भी देखा था, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव. व्हेन आई से प्रिमिटिव का मीनिंग ये होता है कि सी ये जो
क्रिस्टल सिस्टम है, जैसे ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, इट इज नथिंग बट मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ओके, नाउ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बहुत अलग अलग प्लेसेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं. दे कैन ऑक्यूपाई कॉर्नर्स, they can occupy face centers, they can be present at the center of the cube, they can occupy the edges, ये edges पे भी हो सकता है. सो अलग अलग जगह पे ये हो सकता है. सो व्हेन आई से प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मीनिंग ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स, और कहीं प्रेजेंट नहीं है, आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स. ठीक है, जब ये बस कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट होता है, ऐसे क्रिस्टल सिस्टम को कहा जाता है प्रिमिटिव क्रिस्टल सिस्टम. ओके, और कहीं प्रेजेंट नहीं है, बस ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो है बस कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट है. बट जब आप नॉन प्रिमिटिव की बात करते हो, तो नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो प्रेजेंट एट अदर प्लेसेस. So other places can be कि कॉर्नर्स पे तो होंगे बट साथ में फेस सेंटर पे भी एक एक एटम होगा, या एज के सेंटर पे भी एक एक एटम होगा, या फिर ये क्यूब के सेंटर पे भी एक एक एटम होगा. नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ पे एटम्स है, नॉन प्रिमिटिव कैन बी क्लासिफाइड एज फेस सेंटर्ड क्यूब या फेस सेंटर्ड. नाम से ही आपको पता चलेगा फेस सेंटर्ड क्या होगा कि कॉर्नर पे तो है ही, बट कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पे भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे. यू कैन हैव बॉडी सेंटर्ड. इसका मीनिंग क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड, व्हेन आई से बॉडी सेंटर्ड क्यूब, इसका मतलब कॉर्नर पे तो है ही, बट कॉर्नर के साथ फिर बॉडी के सेंटर पे भी एक एटम या मॉलिक्यूल होगा. फेस के सेंटर पे नहीं होगा उस केस में. व्हेन आई से बॉडी सेंटर्ड, तो बॉडी के सेंटर में होगा. एंड द थर्ड टाइप इज एंड सेंटर्ड. व्हेन आई से एंड सेंटर्ड, इसका मतलब ये जो दो अपोजिट फेसेस है इनके सेंटर पे एटम होगा. सारे फेसेस के सेंटर पे एटम नहीं होगा, बस जस्ट दो अपोजिट फेसेस के सेंटर पे जब एटम होता है तो हम लोग कहते हैं कि एंड सेंटर्ड. तीनों टाइप में कॉर्नर्स पे तो एटम्स प्रेजेंट है ही, उसके अलावा और कहाँ पे एटम्स प्रेजेंट है, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द यूनिट सेल. फेस सेंटर्ड होगा तो फेस के सेंटर पे होंगे, बॉडी सेंटर्ड होगा तो बस बॉडी के सेंटर पे होगा, एंड एंड सेंटर्ड होगा तो इट विल बी ऑन द टू अपोजिट फेसेस. ठीक है, सेंटर्स ऑफ द टू अपोजिट फेसेस. सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ द क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम. ओके, ऐसे प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव और भी क्रिस्टल सिस्टम्स में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, इनको अब हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, वी विल स्टॉप ओवर हियर. थैंक यू.